वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देवभूमि एजुकेशन पॉइंट है आपके लिए प्रत्येक दिन जो है उत्तराखंड के हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। तो साथियों, आज इसी सीरीज़ में हमारी ये 7वीं क्लास है। तो ऑलरेडी हमारी इस सीरीज़ में 6 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज जो है हमारी 7वीं क्लास है साथियों। और इसमें जो है हमने चंदवंश, कुमाऊँ का चंदवंश हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट बालो कल्याण चंद तक हमने सोमचंद से लेकर के बालो कल्याण चंद तक डिस्कस कर लिया है। वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं पूरी सीरीज। और उसके बाद आज हम बात करेंगे रुद्रचंद से लेकर के, वहाँ से आगे रुद्रचंद से लेकर के त्रिमल चंद तक का पूरा इतिहास हम देखेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी होंगी वो सभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दो। तो साथियों, सबसे पहले मैंने कहा कि आज हम रुद्रचंद से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कर चुके हैं बालो कल्याण चंद तक का। तो भाई रुद्रचंद जी का जो शासन माना जाता है वो 1565 से लेकर के 1597 ईस्वी तक माना जाता है। तो जो ये डेट लिखी है मैंने, ये डॉक्टर अजय रावत जी की बुक से लिखी है। तो आप देख सकते हैं कहीं पर आपको कुछ चेंज भी मिल सकता है, लेकिन जो संभावित डेट, जो सही डेट है वो यही है दोस्तों। इसने निर्माण किया था, मल्ला महल का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार आया है, तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट में दे दिया। तो इसने किस चीज़ का निर्माण किया? मल्ला महल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, रुद्रचंद ने। ठीक है, आगे भी इसने बहुत सारे काम किए हैं, उनको हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसका समकालीन मुगल शासक कौन था? तो अकबर इसका समकालीन मुगल शासक था। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में जब 1565 में एक गद्दी में बैठा, 1565 से लेकर के 1587 ईस्वी तक इसने एक स्वतंत्र राजा के रूप में कार्य किया। लेकिन क्या होता है, 1587 के बाद ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो अधीनता स्वीकार करके क्या करता है, ये कुमाऊँ को एक करद राज्य बना देता है। करद राज्य का मतलब क्या होता है? कर देने वाला राज्य। तो यहाँ से जो क्या करेगा, ये अगर अकबर के अधीन है तो भाई उसको जाहिर सी बात है ये कर देगा। तो इसने कुमाऊँ को एक करद राज्य स्वीकार कर लिया। पहले ये स्वतंत्र राजा के रूप में रहा। इसके समय में ही हुसैन खान ने तराई पर कब्जा किया। ये हुसैन खां कौन था? लखनऊ और दिल्ली का सूबेदार था। ठीक है, हुसैन खां कौन था? लखनऊ और दिल्ली का सूबेदार था। तो इसी के समय में तराई पर हुसैन खान ने कब्जा कर लिया। तो इसके बाद इसने क्या किया? हुसैन खां पर दोस्तों हमला कर दिया। ठीक है, तो हुसैन खां पर इसने बहुत जोर शोर तरीके से हमला किया। तो इसका परिणाम क्या निकलता है? तराई मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो तराई वाला क्षेत्र जो है मुक्त करा करके इसने आधुनिक रुद्रपुर नगर की स्थापना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। तो रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने ही की थी। तो यानी कि जब इसने हुसैन खां से इस क्षेत्र को जीता, उसके बाद इसने आधुनिक रुद्रपुर नगर की स्थापना की। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद जो है जब ये इस तरीके से खुश हुआ दोस्तों, यहाँ से इसने रुद्रपुर की स्थापना की, यानी कि तराई क्षेत्र को मुक्त कराया। तो इस खुशी में इसने अकबर को तिब्बती याग, जिसको झुप्पू बोला जाता है, ठीक है, झुप्पू भी बोलते हैं, झुप्पू और कस्तूरी हिरणों की खालें, ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसने भेंट स्वरूप अकबर को भेंट की। और जब उसने अकबर को भेंट की तो अकबर ने भी जो है इसको क्या किया, कुछ चीज़ जो है तोहफे स्वरूप दी। बादशाह ने उसे क्या किया? 84 माल परगना, ठीक है, 84 माल परगना का फरमान दे दिया। यानी कि 84 माल परगना का जमींदार नियुक्त कर दिया, जागीरदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इसको जमींदार कहना भी प्रारंभ किया। अर्थात आप कह सकते हैं कि 84 परगना जागीरदार नियुक्त कर दिया इसको। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम 84 माल परगना के बारे में महत्वपूर्ण बातें करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र था, जो राजस्व के लिए इनका जो चंदों का राजस्व था यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में आता था। 9 लाख रुपए वार्षिक यहाँ से राजस्व इकट्ठा होता था, इसलिए इसको नौलखिया माल भी कहते थे। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था कैसी रखी और इसमें क्या परिवर्तन किए। तो इसने सामाजिक व्यवस्था दोस्तों एक नए सिरे से इसने सामाजिक व्यवस्था शुरू की। ठीक है, इसने धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। ठीक है, तो धर्म निर्णय और 1-2 पुस्तक और लिखी थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। धर्म निर्णय का भी नाम आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा संस्कृत टाइप में, तो आगे बात करेंगे। तो इसने जो है जो व्यवस्था बनाई, एक सामाजिक व्यवस्था, वो किस प्रकार से इसने सामाजिक व्यवस्था बनाई उसको देखो जरा ध्यान से। इसने ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का अंकन किया। तो क्वेश्चन ये सीधे सीधे जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का अंकन किसने किया था? तो भाई किसने किया था? ये रुद्रचंद ने ही
किया था। ठीक है, गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की तरह ही इसने क्या किया, जो सरोला ब्राह्मण थे इनको रसोइये भी बोला जाता था, तो गढ़वाल के जो सरोला ब्राह्मण थे इन्हीं ब्राह्मणों की तरह इसने भी क्या किया, कुमाऊं में भी ऊंचे ब्राह्मणों की मंडली बनाई। ऊंचे ब्राह्मणी कौन थे, चौथानी ब्राह्मण। ठीक है, तो चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई, फिर उनके नीचे इसने पजबिड़िए रखे जिनको तिथानी कहते हैं। ठीक है, तो चौथानी के नीचे इसने क्या रखे, तिथानी। देखिए चौ, उसके बाद ती, ठीक है, चौथानी के बाद तिथानी रखे, जैसे चतुर्वेदी होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, द्विवेदी होते हैं, इस तरीके से, है ना। तो इसने जो है ब्राह्मणों की मंडली बनाई चौथानी, उसके नीचे इसने पजबिड़िए रखे जिनको तिथानी ब्राह्मण भी कहा जाता है, उसके नीचे इसने हलिये और पितलिये ब्राह्मण रखे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों इसने गुरु, पुरोहित, वैद्य, पौराणिक, सही जिसको बखरिया भी बोलते हैं, राजकोली, प्रहरी, बाजदार, बजनिया, टमटा। ठीक है, टमटा वो थे जो ताम्र पत्रों का निर्माण करते थे और ताम्र पत्रों का उत्कीर्णन करते थे। ठीक है, ये टमटा जो है टमटाओं का कार्य था। तो ये विभिन्न सारे जितने भी मैंने अभी नाम लिए, ये सारे पद जो है इसने क्या किए, निर्धारित किए। उसके बाद इसने दोस्तों सही, साहू व रंगतली के लिए जो है गांव-गांव में दस्तूर निर्धारित कर दिए। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा मैं। सही से साहू हैं और रंगतली हैं, इनके लिए क्या क्या इसने गांव-गांव में दस्तूर निर्धारित कर दिया। उसके बाद ओले पड़ने पर एक ओली ब्राह्मणों का वर्ग भी इसने बनाया, जो ओले पड़ने पर क्या करते थे, सभी को सतर्क करने का कार्य करते थे। कैसे, थाली बजा करके। तो थाली बजाकर ओले पड़ने पर सभी को सतर्क करने का काम कौन करते थे, ओली ब्राह्मण करते थे। एक ऐसा वर्ग इन्होंने निर्धारित किया। जो ये ओली ब्राह्मण बनाए, इनके लिए भी इन्होंने क्या किया, जो गाँव था, गाँव में अनाज के रूप में दस्तूर का निर्धारण कर दिया इन ब्राह्मणों के लिए भी। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और बनता है, ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, इसने क्या किया, अनाज के छठे भाग का जो है गांव से वसूल करके राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी खसों का कार्य नियुक्त किया। कैनी खसों को ये कार्य नियुक्त किया, या कार्य के लिए इनको नियुक्त किया, या कार्य का निर्धारण किया। किसके लिए, कैनी खस ब्राह्मणों के लिए। तो भाई आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, राजधानी उस समय कहाँ थी, अल्मोड़ा थी। तो अनाज का छठा भाग गांव से जो टैक्स के रूप में वसूल करके राजधानी पहुंचाने का कार्य किसको दिया, कैनी खसों को दिया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखो भाई ध्यान रखना आपने, ठीक है। इसने छोड़े और छोड़ियों की भी व्यवस्था करी थी घरों में कार्य सेवा करने के लिए। ठीक है, तो घरों में कार्य करने के लिए आज भी आपके हमारी लैंग्वेज में छोड़े और छोड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये लड़कों के लिए छोड़ियाँ, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनको इसने घरों में सेवा कार्य करने के लिए रखा। और शेष समस्त जनता जो भी थी उसको इसने 15 पौड़ी विश्वा कहा। ठीक है, तो 15 पौड़ी पौड़ी 15 विश्वा नाम इसने रखा, बाकी की जो समस्त जनता थी। ठीक है, इस तरीके से इसने पूरा एक सामाजिक विभाजन किया इसने। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सेना, अगर भाई राज शासन चला रहा है तो सेना भी तो होगी। तो इसने एक सेना बनाई जो अच्छी खासी सुसंगठित थी। ठीक है, और युद्ध काल में उसके रजवार या फिर जो ठाकुर होते थे, जिसको ठक्कुर भी कहते हैं, तो ये क्या करते थे, अपनी पूरे सभी आदमियों को लेकर के इसके साथ जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठक्कुर या ठाकुर की व्यवस्था इसने की थी, जो क्या करते अपने आदमी को लेकर के इसके साथ जाते थे। इस प्रकार के एक सुसंगठित सेना का इसने निर्माण किया। जैसे कि हमने पहले कहा, इसने ग्रंथों की रचना भी करवाई। तो इसमें जो हमने धर्म निर्णय आपको बताया दोस्तों, इसका नाम था त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। ठीक है, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ की इसने रचना कराई। उषा रुद्र गोदिया इसने दूसरे एक और पुस्तक लिखी। ठीक है, तीसरा आपको कहीं पर नाम रुद्रदीप भी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है संभवतः ये नाम जो है इसी का रहा होगा, और लेकिन इसको ध्यान में आपको रखना है थोड़ा थोड़ा। तो रुद्रचंद से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो चंदों का सर्वाधिक विद्वान और दानी शासक किसे माना जाता है, तो भाई रुद्रचंद को माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक विद्वान और दानी शासक। दूसरा दोस्तों रुद्रचंद का जो सेनापति था वो उसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम पंत के बारे में, अभी फिलहाल इतना देख लो। उसके बाद अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात किस स्थान पर हुई, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। तो ये लाहौर में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1588 में हुई थी। और ये बदायूनी, आपको पता होगा दोस्तों, बदायूनी के बारे में जब आप मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे, उसमें बदायूनी के बारे में आपको अवश्य पढ़ने को मिलेगा। तो बदायूनी के अनुसार
जो है लाहौर में मिले थे। कब? 1588 में मिले थे अकबर और रुद्रचंद। ग्वालदम का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ दोस्तों? ये रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच हुआ। सीधे सीधे क्वेश्चन निकल करके आपके पेपर में टपकते हैं ये, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। थल पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना किसने की? रुद्रचंद ने की। कब की थी? 1590 में। उसके बाद युवाओं को बनारस और काशी संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसने क्या किया था? संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को काशी और बनारस भेजा था। ठीक है, संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था भी इसने अल्मोड़ा में भी की। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर संस्कृत शिक्षा आ जाएगा वो रुद्रचंद वहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा। उसके बाद रुद्रचंद की तुलना जो है किससे की जाती है? क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार देखा गया है। तो ये हर्ष शिलादित्य से की गई है। उसके बाद कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा गया? ये शक्ति गोसाई को कहा गया भाई। ठीक है, आपको पता है जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद के दो पुत्र थे। एक का नाम था शक्ति गोसाई, दूसरे का नाम था लक्ष्मी चंद। जो शक्ति गोसाई था दोस्तों ये मतलब बचपन से ही अंधा था, तो इसीलिए जो है मतलब अंधा होने के बावजूद भी ये क्या करता था? राजकाज मतलब राज शासन मतलब शासन उसका चलाता था, प्रशासन चलाता था। ठीक है, तो उसकी देखरेख यही करता था, तो इसीलिए इसको कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो रुद्रचंद की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उसको कहाँ भेजा? तो उसने उसको नागौर युद्ध में भेजा। ठीक है, नागौर विजय युद्ध में भेजा था रुद्रचंद की वीरता को से प्रभावित होकर। दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा अंतिम कत्यूरी शासक जो है सुकाल देव की हत्या की गई। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा सुकाल देव कौन था, क्या हुआ। तो उसके बाद ये कत्यूरी शासक था, इतना ध्यान रखो। 84 माल तराई से 9 लाख रुपए की आय होती थी, जिसको मैंने आपको बताया 9 लाख रुपए की आय होने की वजह से इसको 9 लखिया माल भी कहा जाता था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद बधानगढ़ का युद्ध, जब आप पवार या परमार शासन के बारे में पढ़ोगे उसमें बधानगढ़ का युद्ध का जिक्र आपको जरूर मिलेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई 1581 से लेकर के 1591 के बीच में इसको मानते हैं, कोई 1591 मानते हैं, कोई 81 मानते हैं। तो इसको चलो ध्यान रखेंगे आगे। इसका जो सेनापति था दोस्तों रुद्रचंद का, तो उस समय पुरुषोत्तम पंत मैंने कि जैसे आपको कहा इनका नाम पुरखू पंत भी है। तो ये उपराड़ा जिला पिथौरागढ़ के मूल निवासी हैं। ठीक है, और कुमाऊं के इतिहास में इसको रॉबर्ट ब्रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस की संज्ञा दी जाती है इनको कुमाऊं के इतिहास में, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इस जो बधानगढ़ का युद्ध है इसको ग्वालदम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बधानगढ़ युद्ध यानी कि ग्वालदम युद्ध, ऑल्सो नोन एज ग्वालदम युद्ध। तो ये जो है रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच हुआ था और इसमें सुकाल देव भी शामिल था। रुद्रचंद का बलभद्र शाह और सुकाल देव के साथ ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है क्या हुआ? पुरुषोत्तम पंत मारा गया था। ठीक है, तो किस में? बधानगढ़ के युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा गया। किस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा गया? सीधे क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद जो है रुद्रचंद सुकाल देव को क्या किया? रुद्रचंद ने बैजनाथ युद्ध में मार दिया। अब यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत मारा गया, इसका सेनापति, लेकिन सुकाल देव को हमने कहा ना किसने मारा? तो रुद्रचंद ने मारा था। कहाँ पर? बैजनाथ युद्ध में मारा था। कुमाऊं सरकार को आईने अकबरी में दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया। भाई आईने अकबरी जब आप मुगल अकबर के बारे में पढ़ोगे तो उसकी आत्मकथा आईने अकबरी, तो उसके अंतर्गत जो है किस में दिखाया गया? दिल्ली के अंतर्गत दिखाया गया उसमें। आगे रुद्रचंद के बाद हम पढ़ेंगे लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद जैसे कि आपको पता है ये छोटा पुत्र था, रुद्रचंद का छोटा पुत्र था। इसका कार्यकाल 1597 से लेकर के 1621 ईस्वी तक माना जाता है। तो 1597 में जो है ये रुद्रचंद के बाद गद्दी पर बैठता है। इसका अन्य नाम भी कई जगह पर मिलता है दोस्तों, अलग अलग स्थान पर। जैसे लक्ष्मी चंद है तो सीरा से प्राप्त चंदों की वंशावली से इसका नाम क्या मिलता है? यहाँ पर लक्ष्मी चंद मिलता है। उसके बाद कहीं पर इसका नाम लक्ष्मण चंद भी मिलता है। तो लक्ष्मण चंद कहाँ पर है? मूनाकोट ताम्रपत्र में इसका नाम लक्ष्मण चंद है और मानवोदय काव्य में इसको लक्ष्मण कहा गया है। ठीक है, तो इसके कुछ अन्य नाम हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस लेख में या कहाँ पर किस नाम से इसको संबोधित किया गया है। इसका बड़ा भाई जैसे कि मैंने आपको से कहा कि शक्ति गोसाई था। ठीक है, तो ये जन्मांध था लेकिन प्रशासन व्यवस्था यही करता था। ठीक है, इसने क्या किया? एक नए सिरे से दारमा घाटी की व्यवस्था की। तो नए सिरे से दारमा घाटी की व्यवस्था किसने की? शक्ति गोसाई ने। प्रशासन की व्यवस्था कौन देखता था इसकी? तो ये लक्ष्मीचंद की प्रशासन की व्यवस्था तो ये गोसाई ही देखता था।
शक्ति गुसाई। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है दोस्तों। इसने क्या किया, मैंने कहा कि इसने एक नए सिरे से व्यवस्था की। तो इसने शौकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि शौकों के अधिकार या कर्तव्य निर्धारित किसने किए, तो भाई आप क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन में अगर आपका लक्ष्मी चंद आता है तो लक्ष्मी चंद करेंगे, क्योंकि व्यवस्था वो देखता था, लेकिन करवाया किसने था भाई, वो तो लक्ष्मी चंद का राजा का ही नाम आता है। ठीक है, तो बंदोबस्त के बदले इसने अनेक तिब्बती वस्तु को राज दरबार में पहुंचाने का करार किया। ठीक है, जैसे पहले बंदोबस्त होता था, बंदोबस्त के बदले इसने क्या किया, मतलब जो भी बंदोबस्त था, बंदोबस्त के बदले इसने कहा कि तिब्बती जो वस्तुएं हैं इनको राज दरबार में पहुंचाया जाएगा, ऐसा करार किया। सिरती और राजकर की सीमाएं भी इसने नियत की। सिरती और राजकर की नियतें किसने सीमित की, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसने जो है सीमाओं पर सूचक पत्थर लगाए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहला राजा था रुद्रचंद जिसने क्या किया, सीमाओं पर सूचक पत्थर लगवाए, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पत्थरों से ऐसी पूरी बाउंड्री टाइप की बनवाई इसने। तो राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना भी इसने की लक्ष्मी चंद ने। उसके बाद बात करते हैं इसके कर की, जो टैक्स है, इसने टैक्सों की किस प्रकार से व्यवस्था की। तो दोस्तों इसने भूमि पर अनेक प्रकार के टैक्स लगाए, और जिसके नाम थे, जैसे टैक्सों के जो नाम थे वो जूला, सिरती, बैकर, रछिया, कूद, भात, नेगी, साऊ, रतगली, कनक, बखरिया, सीकदार नेगी। ठीक है, तो ये कुछ करों के नाम हैं इसके, जो इसने अपने जो है राज्य पर लगाए थे। उसके बाद इसने न्योवाली और बिस्टाली नामक कचहरियाँ बनाई, 2 कचहरियाँ इसने बनाई। ठीक है, तो कचहरियों का निर्माण किया। जो पहली वाली कचहरी है जिसको न्योवाली कहते हैं, ये क्या था, ये वाली कचहरी, ये समस्त जनता के न्याय के लिए इस कचहरी का निर्माण किया इसने। दूसरी कचहरी थी बिस्टाली, जो केवल सैनिक मामलों के न्याय के लिए कार्य करती थी। तो ये 2 कचहरियों का निर्माण भी इसने किया, ये भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद इसने जो है राज्य कर्मचारियों की जो है 3 श्रेणियां बनाई। ठीक है, 3 श्रेणियों में कौन कौन से थे, नंबर 1 तो था सरदार दोस्तों, दूसरे थे फौजदार और तीसरे थे नेगी। ठीक है, अब जो सरदार होते थे ये परगने के शासक या परगने के अधिकारी होते थे, और जो फौजदार थे ये सेना के अधिकारी थे, और जो नेगी थे ये राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी मतलब हुआ करते थे उस समय। इन्हें जो है अनाज के रूप में दस्तूर या फिर नेग दिया जाता था। देखिए ठीक है, नाम से ही आपको नेगी लग रहा है ना, तो इनको दस्तूर या नेग दिया जाता था, किसके रूप में, अनाज के रूप में दिया जाता था। तो इसीलिए इसको जो है नेगी इनका नाम पड़ा होगा इस तरीके से। ठीक है, और नागरिक प्रशासन भी इन्हीं के हाथ में था, इनकी जिम्मेदारी थी नागरिक प्रशासन की। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से। उसके बाद बात करेंगे लक्ष्मी चंद जो है एक निर्माता के रूप में भी सामने आता है दोस्तों। ये निर्माता के रूप में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया, जैसे इसने बहुत सारे बगीचे का निर्माण किया, बगीचे लगाए। ठीक है, तो इसने नरसिंहबाड़ी है, पांडेखोला, कबीना और लक्ष्मेश्वर, तो ये सारे बगीचे जो है किसने लगाए थे, लक्ष्मी चंद ने निर्मित करवाए थे। इसने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जैसे बागनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है, इसका जीर्णोद्धार कराया कब, 1602 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसने शिवलिंग में तांबे की एक नई शक्ति भी लगवाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जीर्णोद्धार इसने करवाया। इसने नौलों और बावड़ियों का भी बहुत मतलब निर्माण करवाया। तो इन्हें बनाने के लिए इसने मैदानी भागों से कारीगर या फिर शिल्पियों को ये बहुत बड़ी श्रेणी में, बहुत बड़ी मात्रा में इसने बुलाया था। क्या बनाने के लिए, नौले, बावड़िए वगैरह का निर्माण करने के लिए। तो इन्हें जो है, जो कारीगर बुलाए थे, जो शिल्पी इसने बुलाए थे दोस्तों, इसने इन लोगों को जमीनें दी थी, किसमें, रौत में दी थी। ठीक है, यह मतलब रौत मतलब एक प्रकार का बहादुरी पुरस्कार इसको आप कह सकते हैं। कुछ अन्य फैक्ट भी यहाँ से हैं लक्ष्मी चंद के बारे में, तो उनको देख लेते हैं फटाफट से, जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लक्ष्मी चंद का सेनापति कौन है, तो कौन था, ये गैड़ा इसका सेनापति था। अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण, जैसे ही मैंने कहा ये एक जो है निर्माता के रूप में भी सामने आता है। तो अल्मोड़ा में इसने लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसके समय लोग छतों में मिट्टी डालकर सब्जी उगाते थे, तो किसके समय उगाते थे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। इसका समकालीन पवार या परमार शासक कौन था, मानशाह। ठीक है, और शासन व्यवस्था की देखरेख कौन करता था, शक्ति गुसाई करता था। इसकी शासन व्यवस्था की देखरेख कौन चलाता था, जो जन्मांध था, इसलिए इसको धृतराष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। तो मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट किसने की थी, ये जो है लक्ष्मी चंद ने की थी। तुजु के जहांगीरी में इसका उल्लेख मिलता है, जो जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक है, तुजु के जहांगीरी। आगे बात करेंगे, गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया इसने। ठीक है, लेकिन 7 बार क्या हुआ, ये असफल रहा।
ठीक है, असफर लिख दिया यहाँ पर, असफल रहा है 7वां बार। उसके बाद इसका जो है श्याण बुंगा या लखुली बिराली भी इसको कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है। कोट भ्रामरी मंदिर के लिए इसने भूमि दान में दी थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। सीधे क्वेश्चन आएगा, कोट भ्रामरी मंदिर के लिए भूमि दान किसने दी थी? लक्ष्मी चंद, या उत्तर होगा। गढ़वाल पर 8वीं बार जब आक्रमण किया इसने, तो उसमें जो है इसने जो गढ़वाली सेना थी, पवार सेनापति जो था, उनका नाम खतड़वा सिंह था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी जब इसने 8वीं बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। आगे बढ़ेंगे। इसके 21 पुत्र थे दोस्तों, इसके 22 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, शायद एक आध पुत्र मर गया होगा। तो इसके 21 पुत्रों में से जो सबसे काबिल पुत्र थे, प्रमुख पुत्र थे, वो थे दिलीप चंद, त्रिमल चंद, नारायण चंद और नीला गुसाई। ठीक है, तो ये प्रमुख थे जो थोड़ा सा इनका राज्य चला या इनने कुछ ऐसे कार्य किए। चलिए, उसके बाद यहाँ पर इसका शासन खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है दलीप चंद जो इसका पुत्र था। 1621 से लेकर के 1624 तक इसका शासन रहा, लगभग 3 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। तो ये लक्ष्मी चंद का पुत्र था, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं हुई, ये क्षय रोग के कारण इसकी मृत्यु होगी, भाई टीबी इसको हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है विजय चंद 1624 में, तो ये एक ही साल इसका राज्यकाल रहता है। हालांकि मतलब इसके बारे में बहुत बड़ी एक स्टोरी है। जब विजय चंद था, ये आपको पता है लक्ष्मी चंद का उत्तराधिकारी पुत्र था, तो ये ऐसा माना जाता है कि अत्यधिक भोग विलासी था। तो एक ही साल से आप समझ सकते हो भाई, जैसे एक भोग विलासी इस प्रकार के जो राजा होते थे उनके शासन काल कम ही चलते थे। विजय चंद ने, मैंने कहा ना, एक नीला गोसाई भी इसका प्रमुख पुत्र था लक्ष्मी चंद का, तो इसने क्या कर दिया, इसकी नीला गोसाई की हत्या कर दी, क्योंकि ये एक प्रकार से मतलब भोग विलासी टाइप का था और इसका कुछ अन्य विवाह से संबंधित चीज़ें भी थी, वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो ये इसकी नीतियों का, विजय चंद की नीतियों का विरोध करता था, इस वजह से क्या क्या इसको इसने मरवा दिया, नीला गोसाई को। उसके बाद जो है आता है त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद क्या करता है भाई, पीरू गोसाई, सुखराम कार्की और विनायक भट्ट, ठीक है, इनसे मिलके इसने विजय चंद की हत्या करवा दी। तो मतलब करेक्ट 1 साल भी नहीं इसका पूरा कार्यकाल चला, तो इसने विजय चंद की हत्या करवा दी, क्योंकि ऐसा माना जाता है विजय चंद ने क्या किया था, बड़गुजर की पुत्री से शादी कर लिया था, जो है नहीं हो सकता था, मतलब उनके चंद के हिसाब से, चंद वंश के हिसाब से ये विवाह जो है उचित नहीं था। इससे क्या हुआ, पूरे राज्य में अशांति फैल गई थी। इस विवाह के बाद एक प्रकार से राजकाज उनका पूरा ठप टाइप का हो गया था, मतलब एक अव्यस्तता वहाँ पर हो गई थी। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर, मतलब ऐसा जब राज्य में एक अशांति फैल गई, तो त्रिमल चंद ने क्या किया, पीरू गोसाई, सुखराम कार्की और विनायक भट्ट के साथ मिलकर के उनको क्या दे दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई आप क्या करेंगे, विजय चंद को मतलब ठोक दो। ठीक है, तो विजय चंद को इन्होंने मार दिया। अब त्रिमल चंद यहाँ पर से 1625 में गद्दी पर बैठ जाता है। अब जो है इससे पहले भी इसके राजकाज में सम्मिलित होने का एक उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि 1616 से लेकर के 1621 तक इसने युवराज के रूप में शासन किया था। फिर उसके बाद 1625 में विजय चंद की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो क्या जाती है, ये लोग मृत्यु उसकी करवा देते हैं। तो उसके बाद जो है त्रिमल चंद क्या होता है, राजा बन जाता है। एक गड्यूड़ा ताम्रपत्र है दोस्तों, कहीं पर गढ़त्यूरा भी मिलता है, कहीं पर गड्यूड़ा ताम्रपत्र आता है, तो इसको इसी तरीके से ध्यान रखना। तो गड्यूड़ा ताम्रपत्र में इसको महाराज, कुमार या युवराज कहा गया है। ठीक है, तो क्योंकि इसने 1616 से लेकर 1621 तक युवराज के रूप में शासन किया था। अब उसको पता था कि राज्य में षड्यंत्र जो है किस तरीके से होता है, 2 लोगों के बीच में अगर आदमी फंस जाता है तो फिर उसका क्या परिणाम होता है उसको पता था। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले क्या किया, जिन्होंने षड्यंत्र करके जिनसे इसने मरवाया था, जिनसे सुपारी दी थी, तो वही सुखराम कार्की, इसको मरवा दिया। दूसरा विनायक भट्ट था, इसकी इसने आंखें निकलवा दी। तीसरा पीरू गुसाइया, इसको पीरू लाला भी कहा जाता है, तो इसका क्या कर दिया, इसने देश निकाला कर दिया। यानी कि ये तीनों का जो है इसने काम तमाम कर दिया, ताकि ये भविष्य में कभी इसकी पोल न खोल दे या इसके विरुद्ध ही षड्यंत्र ना करने लग जाए। इस प्रकार से इसने पूरा ये कार्य का अपना वो व्यवस्था की। उसके बाद दोस्तों विजय चंद को मरवाने में रसोइयों और राज चेलियों का भी हाथ था। जो 3 लोग थे ये तो थे ही, इसके अलावा जो रसोइये थे और जो राज चेलियाँ थी, यानी कि छोड़ियाँ, चेलियों से आप समझ रहे होंगे लड़कियाँ, तो इनका भी हाथ था। जो घरों में कार्य करने का काम करते थे तो इनका भी हाथ था, इन्होंने भी बहुत मतलब भूमिका निभाई थी। तो इनका भी इसने क्या किया, इनकी भी अदला बदली इसने कर दी, राज चेलियों और रसोइयों की भी अदला बदली इसने कर दी। तो अदला बदली करके इसने जो इसके विश्वास पात्र थे उन लोगों को नियुक्त किया, और रसोइये जो थे रसोइयों के लिए भी फिक्स नियम बना दिए। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, रसोइयों के लिए नियम किसने बनाए? ठीक है,
आगे बात करेंगे, तिरमल चंद ने छकाता और ध्यानोरी के खसों का विद्रोह दबाया और इसकी मृत्यु हो जाती है 1638 ईस्वी में। जैसे कि मैंने आपको बताया 1638 तक इसका शासन रहा। तो इसने जो है 12 अधिकारी नामक व्यवस्था जो चालू हुई थी वो भी इसने चालू करवाई। इसी के समय में हुई 12 अधिकारी। गढ़वाल के शासक श्याम शाह के दरबार में इसने शरण ली थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अभिलेखों में इसे लल्ला या गुसाई कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो लल्ला या गुसाई भी इसके अभिलेखों में इसको कहा गया है। तिरमल चंद और महिपति शाह के बीच एक युद्ध हुआ था, जो कोशी युद्ध जिसको कहा जाता है, 1635 ईस्वी में हुआ था ये, और इसमें महिपति शाह मृत हो गए थे। आगे है जागेश्वर मंदिर समूह में जो मंदिर मिलते हैं या मूर्तियां मिलती हैं, तो 2 राजाओं की मूर्तियां वहां पर मिलती हैं। एक तो मिलती है दीपचंद की दोस्तों, इसके अलावा एक तिरमल चंद की मूर्ति वहां पर मिलती है। ठीक है, ये 2 राजाओं की मूर्ति जो है कहाँ पर मिलती है, जागेश्वर मंदिर समूह में। तो साथियों यहाँ पर जो है तिरमल चंद तक हमने डिस्कस करने की बात की थी, ये पूरी हो चुकी है। अब हम कल के वीडियो में जो है बाज बहादुर चंद से स्टार्ट करेंगे। बाज बहादुर चंद 1638 में से 1678 तक इसका शासन माना जाता है। मुगल और इसके जो समकालीन थे, कब गद्दी में बैठा, सबसे पहले इसने क्या किया, किस तरीके से शाहजहाँ के पास गया और पूरे मतलब हाथी घोड़े लेकर के, सोने चांदी के बर्तन लेकर के, और इसका क्या कारण रहा, किस कारण से इसको शाहजहाँ के पास जाना पड़ा, और किस तरीके से इसको बहादुर और जमींदार की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई। ठीक है, और नौलखिया माल जो कटेहरू के पास चले गया था, कैसे इसके पास वापस आया, ये सारी चीज़ें हम जो है बाज बहादुर चंद से आगे को कल समझेंगे। अगर वीडियो ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और बाकी लोगों तक शेयर करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।